तो चलिए भी शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो को। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि हमने 45 डेज तक का चैलेंज ले रखा है और आज है हमारा डे 6। ये हिस्ट्री का डे 6 है हमारा, ठीक है। जहां पर हम आज थर्ड चैप्टर जो कि नाम है बंधुत्व जाति और वर्ग, इसका पार्ट 1 को कवर करेंगे। ये आने वाले 2 या 3 पार्ट में जा करके कवर हो सकता है थर्ड चैप्टर। और ये हमारा डे 6 है और यहाँ पर आपको पता होगा कि 45 डेज तक का जो हमने चैलेंज ले रखा है, इसके अंदर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास का जो बुक है ना एनसीईआरटी का, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर किया जा रहा है एमसीक्यू के माध्यम के थ्रू, जो कि टोटली एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है जी। और आप लोगों को पता होगा कि यदि आप लोगों के मिड टर्म के अंदर या फिर प्री बोर्ड के अंदर कम मार्क्स आ रखे हैं और आप लोग बड़े ही नाराज हो रखे हैं और हताश हो रखे हैं कि कैसे हम बोर्ड एग्जाम के अंदर स्कोर कर सकते हैं, तो आपके पास अभी भी मौका है पूरा पूरा कि आप किस तरीके से स्कोर जो है करोगे, ठीक है। तो पूरा मैंने बता रखा है इस वीडियो के अंदर, जा करके देख लीजिएगा। और आपके इसी सपने को साकार करने के लिए, यानी कि 95 प्लस मार्क्स लाने के सपने के साकार करने के लिए हमने कुछ इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, जहां पर हम आपको डेली बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस प्लस एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाते हैं। और व्हाट्सएप के ऊपर मैंने एक चैनल बना रखा है, जहां पर आपको मैं डेली के 5 क्वेश्चन एमसीक्यू के पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो जा करके इसको देखिएगा। लेकिन हमने एक कमी क्या पाई कि वहां पर डायरेक्ट जो है आंसर नहीं मिल पा रहा था और एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से हमने क्या करा, यूट्यूब खुद एक जो है प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करवाता है कम्युनिटी सेक्शन के अंदर, जहां पर हम क्वेश्चंस को पोस्ट करते हैं और जैसे ही आप क्लिक करोगे ना आंसर के ऊपर, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। तो आप मेरी माने तो इसको जा करके जरूर किया कीजिए। डेली के 5 क्वेश्चन जो है पोस्ट करता रहता हूँ। और ये मेरा सपना, मेरा जो सुकून है, वो देख सकते हैं आप। हिस्ट्री की जो है डे 6 आज हो गया और पॉलिटिकल साइंस का भी डे 4 तक आज का आप हो चुका है, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस का 2 और लेके आऊंगा सो दैट कि दोनों बराबर बराबर चले, ओके। और चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन जो है हमारे 10 हैं। कोशिश कीजिएगा कि 10 में से 10 लाने की कोशिश करिए और वीडियो को पॉज करके और अंतरात्मा से निकालिएगा, मतलब सवाल को, मतलब अपने आप से जवाब देना है, चीटिंग नहीं करनी है भाई। प्लस जो भी आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लग रही है, जो भी आपको लग रहा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता था, भाई वीडियो के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लो, सारे ही इंपॉर्टेंट है। एक नोटबुक बना लीजिए और चैप्टर वाइज या डे वाइज जो है सभी क्वेश्चंस को लिखते रहिए, सभी आंसर्स को लिखते रहिए और इसको करो भाई। मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, जब बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा ना, मैं दिखाऊंगा आपको इसमें से कि कितने एमसीक्यू के क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। बताऊंगा हर एक चीज। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज के अपना पहला क्वेश्चन। वो है क्या, 1919 में किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य उठाया। समालोचनात्मक करने का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल एनालिसिस करके होता है। बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग जगह से सोर्सेस उठाओ, उठाने के बाद देखो कि कौन कौन सी चीजें इसमें क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, इन सब का एनालिसिस करने के बाद जा करके एक पुस्तक बनाओ। वो चीज होता है समालोचनात्मक संस्करण, जो कि तैयार किसने करा था, आप सभी को पता होगा, वी.एस. सुक्तांकर ने जो है संस्करण जो है तैयार किया था। और यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिख रखे। और एक और चीज, ये 1919 याद रखिएगा। क्या पता है कि वी.एस. सुक्तांकर की जगह पूछ ले कि 1919 जो ईयर है वो वर्ष बताओ कि कब किया था, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज बता रहा हूँ कि जॉन मार्शल, आपको याद आ रहा है 1924 के अंदर इन्होंने जो है क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की अनाउंसमेंट की थी ऑफिशियली, याद है। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है आपको याद है, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन की पुस्तक का नाम है, इसको याद रखिएगा। और ये एस.आर. राव, आपको याद आ रहा है ये कौन है, ये वही बंदा है जिसने लोथल को खोदा, मतलब खुदाई स्टार्ट करी थी। कब खुदाई स्टार्ट करी थी, 1955 में करी थी, ये भी याद रखिएगा। और एस.एन. राव, आई होप आप सभी को याद आ रहा होगा कौन है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। द स्टोरी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सॉरी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल, ये बुक किसने लिखी है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस.एन. राव। और वी.एस. सुक्तांकर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर सब लिखा हुआ मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत ग्रंथों में कुल कुल बेसिकली एक, अच्छा अभी बताया, यही क्वेश्चन पूछा गया है। कुल जो शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ऑप्शन आपके ये रहे, वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, परिवारों के लिए जो है कुल शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि संस्कृत ग्रंथों में जो है कुल शब्द का प्रयोग परिवारों के लिए किया जाता था। और जाति जो शब्द है, जाति, वो बांधवों के समूह के लिए किया जाता था। बांधवों मतलब क्या होता है, बेसिकली आपके चाचा हो गए या मामा हो गए, इनके जो क्या बोलते हैं भाई, इनके मतलब बेटे बेटी हो गई ना,
और तुम्हारे जो पापा के बेटे बेटी हो गए, तो इन सभी का जो कुल है, इन्हीं सभी का जो समूह है, इसी को बोला जा रहा है पूरा बड़ा वाला समूह। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महाभारत का एक दृश्य, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छुपा हुआ क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, कभी भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, लिखा हुआ है कि महाभारत का एक दृश्य बताया गया है, या फिर एक इमेज का क्वेश्चन भी हो सकता है ये वाला। और पूछा गया कि ये मणिमय मूर्तिकला जो है कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से हमें जो है ये चीज प्राप्त हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपकी पुस्तक के अंदर से ही निकाला हुआ है ये, बिना फैक्ट के हम बात नहीं करते भाई, आपको पता है अच्छे से। महाभारत का एक दृश्य मणिमय मूर्तिकला जो कि पश्चिम बंगाल से हमें प्राप्त हुई है, और 17वीं शताब्दी का ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, बहिर्विवाह में विवाह किस गोत्र में होता था? गोत्र आपको पता होगा क्या नहीं होता, चलिए कोई नहीं, गोत्र के बारे में आगे बताऊंगा एक्सप्लेन करके, ज़्यादा आसानी से आपको वहीं पर समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए भी बताइए मुझे कि बहिर्विवाह का मतलब क्या होगा। बहिर मतलब क्या होता है, बाहर, बाहर हो गया, सीधी सी बात है। और विवाह मतलब विवाह, जिसके लिए आप लोग भी उत्सुक होंगे कई बार, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक गोत्र से बाहर विवाह करना। बहिर मतलब बाहर की ओर विवाह करना, किसमें, गोत्र से। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित, मतलब एक्सपेक्टेड माना जाता था, और इस प्रथा को क्या बोलते थे, बहिर्विवाह पद्धति जो है बोला जाता था। और एक और चीज यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या है कि कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि कन्यादान का क्या मतलब होता है, लिटरल सेंस में इसका मतलब क्या होता है। तो कन्यादान का मतलब होता है विवाह में कन्या का भेंट करना। ठीक है, और विवाह में कन्या का भेंट करना ये सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, किसका, पिता का धर्म माना जाता है। तो इसको अभी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर कुछ मैंने डेफिनेशन दे रखी है, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, इस सभी को पढ़ लीजिएगा। अंतर्विवाह क्या होगा, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह मतलब गोत्र के अंदर ही विवाह करना, और बहिर्विवाह मतलब गोत्र से बाहर विवाह करना। बहुपत्नी तो पता ही है, एक से ज्यादा पत्नी रखने वाली चीजों को, और बहुपति क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा पति रखने वाली, जो स्त्री रखेंगे। ठीक है, और ऊपर वाली में पुरुष रखेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छुपा हुआ क्वेश्चन है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ किसे माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा आराम से। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका मनुस्मृति। याद आ रहा है आपको, मनुस्मृति क्या था, प्राचीन प्राचीन भारत का लॉ बुक, या फिर जिसको हम बोलते थे विधि शास्त्र, विधि कानून, विधि शास्त्र भी इन्हीं को बोला जाता है। यानी कि कानून की जो पुस्तक है, सबसे पुरानी या पहली कानून की पुस्तक है, वो किसे माना जाता था, मनुस्मृति को माना जाता था। और इसी मनुस्मृति के अंदर जो है महिलाओं की, यानी कि जो फीमेल्स है, उनका बहुत ही ज्यादा, बहुत ही दयनीय स्थिति दिखाएगा, बहुत ही बेकार स्थिति बताई गई मनुस्मृति के अंदर। ऐसा बोला जाता है कि घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलना है, वगैरह वगैरह चीजें बोलते रहते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं, लिखा भी है आपकी पुस्तक के अंदर कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में से सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ मानी जाती है, उसे माना जाता है मनुस्मृति को, जिसका संकलन, जिसको लिखा गया था कब, 200 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी से लेकर के 200 ईस्वी यानी कि एडी के बीच में लिखा गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रत्येक गोत्र किसके नाम पर होते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन बोल सकते हो, और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। अगर आपने ये गलत कर दिया तो भाई ट्रस्ट में, आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा ही नहीं है अभी तक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वैदिक ऋषि। आप सभी को पता होगा कि जितने भी गोत्र होते हैं वो सभी के सभी जो है ऋषि के नाम पर होते हैं। वैदिक ऋषि मतलब जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक काल था, उसी वैदिक काल के अंदर ऋषि मुनि हुआ करते थे। तो उन्हीं वैदिक ऋषि मुनि के नाम पर ही आगे जाकर के गोत्र जो है पड़ जाता है नाम। तो आप देख सकते हैं। और एक और चीज क्या, ये जो पूरा पैराग्राफ है ये मैंने उठा रखा है, स्त्री के गोत्र करके एक वो होगा आपके में पैराग्राफ दे रखा होगा, उसी में से पूरा उठाया हुआ है। वहीं पर बताया जा रहा है कि गोत्रों के जो है 2 नियम होते थे। वो 2 नियम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो राइटिंग वाला क्वेश्चन होता है ना, वो इसमें भी ये चीज आती है। वो क्या है, 2 नियम क्या है कि जब विवाह हो जाएगा तो स्त्री को जो है ना अपने पिता का गोत्र छोड़ करके अपने पति का गोत्र जो है अपनाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है साफ साफ। और प्लस ये भी लिखा गया कि एक ही गोत्र के अंदर एक ही सदस्य आपस में विवाहित संबंध नहीं बनाएंगे, बिकॉज वो भाई बहन हो जाएंगे ना जी। बट हमने क्या देखा कि मुस्लिम समाज के अंदर क्या होता है कि वो एक ही गोत्र के अंदर कर लेते हैं विवाह वगैरह चीजें, मतलब मामा की बेटी से या फिर मामा चाचा की बेटी से वगैरह चीजें, मतलब कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसी का, मेरा कोई इंटेंशन नहीं किसी को हर्ट करने का, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको वही बस बता रहा हूँ। और हाँ, जिसके धर्म में जो प्रथा फॉलो की जाती है वो सब अपने अपने अकॉर्डिंग सब बढ़िया है जी। ठीक है, किसी का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, दोबारा बोल रहा हूँ। पेन कॉपी निकाल लो, लिखना स्टार्ट कर दो सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मात्र
मातृवंशिकता का सर्वोत्तम उदाहरण निम्न में से किस में प्रस्तुत होता है? देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है ना आपके पेपर में, तो याद रखिएगा, अगर आपके ऑप्शंस में इतने सारे में से अगर ये सातवाहन वंश आता है तो याद रखिएगा सातवाहन इसका राइट आंसर है, ठीक है। लेकिन एक जगह आपको मैंने देखने को मिला, मुझे क्या, देखिए पूरा पैराग्राफ जरूर पढ़िएगा जहां पर आपको बताया जाएगा कि पुत्र एक प्राकृत शब्द जिसका मतलब ही होता है पुत्र, ठीक है, एक प्राकृत शब्द जिसका मतलब ही होता है एक पुत्र। और ये पुत्र जो यहाँ पर गौतमी लिखा है ना, ये मदर का नाम होता है। तो ये जो सातवाहन वाले जो राजा होते थे, बेसिकली अपना जो टाइटल है वो माता से लिया करते थे, माता से, ना कि ना कि पिता से, ठीक है। इस वजह से बोला जा रहा है कि मात्र सत्तात्मक जो प्रथा है वो बेसिकली सातवाहन जो है यूज किया करते थे। लेकिन आपके एनसीईआरटी के अंदर ही एक और लाइन लिखी हुई जो कि लिखा हुआ है कि सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें ये भी ज्ञात होता है कि सिंहासन जो उनका सिंहासन समझ रहे हैं ना, पोस्ट वगैरह जो कुर्सी है, उसका उत्तराधिकार जो है पितृवंशिकता होता था। तो ये भी आपको ये भी मतलब याद रखना है, ठीक है। मतलब टाइटल उससे लेते थे माता से, और वो जो सिंहासन का ट्रांसफर हो रहा है वो भी वो जो है पिता से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस उपनिषद में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, किस उपनिषद में लोगों को उनके उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट, मतलब गोत्र नामों से होता था भाई, सॉरी ये गलत लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये किससे होगा, ये गोत्र नामों से निर्दिष्ट होता था। तो इसके बारे में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में हमने कुछ लिख रखा है, जा करके देख लीजिए, दिखा हुआ है ये रहा, मैं जो कि आरंभिक उपनिषद से ये रहा, मात्र नामों से निर्दिष्ट किया जाता है, लोगों को उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कौन से वंश के कुछ राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे? इसका तो एक इमेज वाला एक क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका, ये प्री बोर्ड के अंदर ही। अब ये नहीं याद आ रहा मुझे कि बॉयज में आया था कि गर्ल्स में आया था, बट आया जरूर है ये, ठीक है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कौन से वंश के राजा जो है, कुछ राजा जो है वो बहुपत्नी मतलब एक राजा है उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं, उसको लेकर के मतलब एक इमेज ही बनी हुई है। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये सातवाहन राजा है जो कि ये चीजें किया करते थे। और आपके जो क्वेश्चन में आया था वो ये वाली इमेज भी आया हुआ था, ठीक है, आपको याद होगा तो यहाँ पर आपको पता है ये बहुपत्नी प्रथा हो जाती है, ठीक है। और वहीं पर बहुपति प्रथा हो जाएगी तो मतलब स्त्री जो है बहुत एक से ज्यादा पति को रख रही है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, जो कि टेढ़ा मेढ़ा करके मैंने डाला यहाँ पर। वो क्या है, देवीय व्यवस्था संभवतः किसके अनुसार निर्धारित माना जाता था? जन्म के आधार पर, मृत्यु के आधार पर, जीवन के आधार पर, या पिता के आधार पर? अभी आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि देवीय व्यवस्था क्या थी। बेसिकली इसका सेकंड नाम यही है आपका वर्ण व्यवस्था, ठीक है। अब इसका राइट आंसर आपको मिल सकता है, वो क्या है, जन्म के स्थान पर, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा और ये पूरा पैराग्राफ जरूर पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शूद्रों और अस्पृश्यों को जो है, अस्पृश्यों मतलब कि अनटचेबल जो लोग होते हैं उनको, ये लोग सबसे फोर्थ रैंक पे माने जाते थे, जबकि 1 2 3 4 रैंक होते थे। फर्स्ट वाले में ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, ये शूद्र वाले हो गए। और ये जो टोटल जन्म के आधार पर होता था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और मेरे चैनल पे जा करके ये आप देख सकते हैं, मैंने 5 डेली के क्वेश्चंस डालता हूँ, जा करके देखिए। जितनी भी चीज़ें आपको नई नई अभी पता चली, जा करके उसको नोट डाउन जरूर करिएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, आलसी मत बनिए, नोट डाउन करिए और इसको याद करना स्टार्ट कर दीजिए। एक नोटबुक बना लो, उस नोटबुक के अंदर ऐसे ऐसे करते जाओ, लिखते जाओ सारा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।